हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। और भाई क्या हाल चाल है? सही है सर। बढ़िया सर। आप बढ़िया बताओ। हो? चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले आकाश, साकेत, हर बार और पिंकी इस बार बच्चा नया आया या पहले लास्ट टाइम भी आप आए थे? सर आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रहा? यस सर। मैं दिख नहीं रहा। अब दिख रहा हूँ। यस सर। चलो। और बताओ जी। गुड मॉर्निंग जी पिंकी। गुड मॉर्निंग सर। बस अभी तक आज 3 बच्ची आई हैं, क्या हुआ आज? डाउट्स खत्म हो गए क्या कल के बाद? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बताओ जी। अपना एक बार पहले तो जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं, एक बार वही अपना चैट बॉक्स में यहाँ पे नाम लिख दो। फिर वन बाय वन मैं यहाँ पे बुलाता रहूँगा और आपके डाउट्स जो भी होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। जिनके भी डाउट्स हैं प्लीज़ एक बार यहाँ पे अपना नाम लिख देना जी, जो जो बच्चों के डाउट्स हैं। आपको मेरी वाइट स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। और मेरी फोटो भी आ रही है? यस सर। मतलब दोनों आ रही हैं, साथ में लिखने वाला भी आ रहा है जिसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, और मेरी फोटो दोनों आ रही हैं? सर लिखने हाफ आ वाले रही है नहीं आ आपकी रहा। फोटो। अरे सिर्फ लिखने वाली आ रही है? यस सर। मेरी नहीं आ रही? यस सर। अच्छा। चलो जी। चलो फिर वन बाय वन डाउट लेने स्टार्ट करते हैं। एक बार अपनी ऑडियो वहां से बंद कर देना, मैं फिर यहाँ से नाम ले रहा हूँ। अब जिन जिन बच्चों के डाउट्स होंगे उसको मैं बुलाता हूँ जी। सबसे पहला डाउट है साकेत। हाँ जी साकेत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा सैलरी में कुछ डाउट्स है। बोलो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन, परक्विजिट कॉन्सेप्ट और मोटर कार वाला, ये दोनों सर कॉन्सेप्ट्स कुछ डाउट है सर। इसमें क्या मतलब क्या इशू है आपको? पूरा कॉन्सेप्ट ही डाउट है? नहीं नहीं सर, वो एमसीक्यूज देखे ना तो एसबीआई के इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्री लोन वाला ट्रीटमेंट का एक क्वेश्चन देखा सर मैंने। हम्म। सर वो क्वेश्चन बताता हूँ, एक हम्म। मिनट। बोलो। A Limited has advanced interest-free loan of rupees 5 lakh हम्म। to B for purchase of car on 1 May 2019. हम्म। B has been repaying loan in installments of 20,000 rupees per month ठीक है। on first of next month. ठीक है। Compute the value of perquisite on account of interest, assuming the rate of interest by SBI is 10% per annum. हम्म। तो इसके अंदर तो ये होगा ना, याद करो जब आपने क्लास में इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट किया होगा। हाँ, वो 20,000 तक तो नहीं नहीं, है तो तो। उसके अंदर दो केस मैंने आपको बताए थे कि या तो आपका लोन 20,000 रुपए तक का होगा तब एग्जाम्प्ट होगा, ओके। या लोन स्पेसिफाइड डिसीज के लिए होगा तब एग्जाम्प्ट होगा। अब ना तो इसमें लोन 20,000 रुपए का है और ना ही स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, इट मीन इस केस में परक्विजिट टैक्सेबल होगा। अब ओके। अगर परक्विजिट टैक्सेबल होगा तो मे बी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल को जो रेट होगा ना, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी करेंगे। और हम टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे? जो हर मंथ के एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है, हर मंथ के ओके। एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। नॉर्मली आप ये बात समझो कि मान लो क्वेश्चन टैक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन नॉर्मल लाइफ का, कि आपके फादर ने लोन लिया 5 लाख रुपए का, आपके फादर हर महीने 20-20 हजार रुपए की रीपेमेंट करेंगे। तो अगर आपके फादर आपको बोले जी मेरा इंटरेस्ट निकाल दो, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे?
तो सिंपल सी बात है भाई, ये पहले महीने तो पूरे 5 लाख पर निकलेगा, ठीक है जी, क्योंकि 5 लाख मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई 1/12, क्योंकि हमें एक महीने का निकालना है, क्योंकि अगले महीने फिर मेरा लोन कम हो जाएगा। ओके। फिर अगले महीने क्या करोगे, 4,80,000, क्योंकि 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी। फिर 480 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 1/12, फिर अगले महीने 4,60,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 1/12, ऐसे करते करते 31 मार्च तक ले जाओगे। और जो भी हर महीने का इंटरेस्ट आएगा, अगर उनको टोटल करोगे ना, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। मतलब सर ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब हाँ हाँ, नॉर्मली। मतलब नॉर्मल जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट निकालते हो, हमें उस बेस पे इंटरेस्ट निकालना है हर महीने का, तो हर महीने का इंटरेस्ट निकलेगा ही उस बैलेंस पे जो मेरा हर महीने के लास्ट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरा बचेगा। ओके सर, अब सारा महीने का निकाल के टोटल करने का। हाँ, हर महीने का निकाल के फिर जितना टोटल आएगा आप चेक कर लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा वहां से। सर और एक डाउट है। हेलो हाँ सर। जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर और एक डाउट है। हाँ बोलो। वो सैलरी के टाइम पे होटल में स्टे होने के लिए वो कॉन्सेप्ट है ना सर उसमें, और वो ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो तो ये है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ना हाउस फैसिलिटी की बजाय मान लो होटल फैसिलिटी देता है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर होटल फैसिलिटी देगा तो उस केस में होटल का जो भी किराया होगा, या तो वो या एम्प्लॉय की सैलरी का 24% जो होगा, विच एवर इज लेस जो होगा ना, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर दो। मतलब जैसे घर वाले केस में आप सैलरी का 15% लेते हो ना, तो होटल वाले केस में 24% लेना, फर्क सिर्फ इतना सा है, ठीक है। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम होटल का सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, मतलब हम परक्विजिट नील मान लेंगे। कब? अगर वो होटल में 15 दिन तक रहा है, मतलब स्टे 15 दिन तक का है, और ये 15 दिन भी तब एग्जम्प्ट करेंगे अगर ये केस ट्रांसफर वाला है। ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है। इट मीन फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ट्रांसफर कर दिया जयपुर में, तो अगर दिल्ली से जयपुर ट्रांसफर हो रही है, उस केस में होटल में रहूंगा 15 दिन तक, फिर तो एग्जम्प्ट है। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ट्रांसफर नहीं किया, मैं वैसे घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं जयपुर में, और मैं 15 दिन तक होटल में रहा, तो गवर्नमेंट कहती है चाहे 15 दिन ही क्यों ना हो तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि 15 डेज वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सिर्फ एप्लीकेबल तब होगा जब वो केस ट्रांसफर वाला होगा। और अगर ट्रांसफर वाला नहीं है, तुम घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में फिर वो आपका टैक्सेबल बन जाएगा बस। हाँ सर, ट्रांसफर में जेन्युइन टाइम लगता है, इसीलिए 15 दिन दिया गया। यस, क्योंकि नहीं, जेन्युइन टाइम भी लगता है, और वहां पे आपको जाके देखना पड़ेगा ना कि आप किस एरिया में रहोगे, कैसे रहोगे, तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें आपको 3-4 दिन 5 दिन होटल में रहना पड़ेगा। ओके। हम्म। और सर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ में सर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो रेसिडेंट बन जाता है सर, वो कर्ता का डिपेंड करता है क्या, मतलब कर्ता इज डिफरेंट ना। देखो, कर्ता पे डिपेंड करता है HUF ROR है या RNOR है। मतलब ओके। HUF का स्टेटस जो है, रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना, वो तो HUF के कंट्रोल पे डिपेंड करता है। बट HUF का ROR होना और HUF का RNOR होना, वो जो है वो कर्ता पे डिपेंड करता है कि अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो HUF ROR बन जाएगी, और अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो HUF RNOR बन जाएगी। और सर कर्ता इंडिया में नहीं है और उसके बेटे या फिर वो देख रहे तो उन पर भी एप्लीकेबल होगा ना, मतलब कर्ता इज आउटसाइड इंडिया देन। नहीं, देखो स्टेटस के लिए तो पहली बात, करता है करता के लड़के को तो हमें देखना ही नहीं है ना। स्टेटस के लिए तो हमें ये देखना है कि भैया उसकी कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ पे है, मतलब उस HUF के जो करंट मतलब डे टू डे बिजनेस है वो कहाँ से हो रहे हैं। तो अगर थोड़े से भी इंडिया से हो रहे हैं HUF, तो बन गई रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बनने के बाद ना आप ये चेक करो कर्ता स्टेटस, कर्ता क्या है, कर्ता के लड़के कहाँ हैं, कर्ता के भाई भतीजे कहाँ हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है। कर्ता जो है वो दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं नहीं कर रहा, हमें बस ये देखना है। बहुत एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना है। यस। ओके। और सर लास्ट एक छोटा सा डॉट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर विच ईयर सर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ईयर। प्रीवियस ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल नहीं होगा ना, नहीं मतलब नहीं नहीं, आपने प्रीवियस ईयर में स्टेटस निकालते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अगला डाउट आकाश। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा जीएसटी में एक छोटा सा डाउट है बोलो। सर, ऑडिट के चैप्टर में सर जनरल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट में सर कोई लिमिट नहीं होती, और टर्नओवर बेसिस पे 2 करोड़ की लिमिट होती है, तो सर जनरल और स्पेशल पता कैसे चलेगा कि कब जनरल करनी है और कब स्पेशल करनी है? वो तो देखो, जर्नल ऑडिट तो डिपार्टमेंट करता है। यस। डिपार्टमेंट को जब लगेगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है,
या आपने मतलब उस सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट जो है जनरल ऑडिट वो कब करेगा नॉर्मली, कि अगर उसको कोई भी डाउट होगा आपके ऊपर, चाहे आप नॉर्मल ऑडिट करवा रहे हो नहीं करवा रहे, डिपार्टमेंट करे कि जनरल ऑडिट हम कर सकते हैं आपका कभी भी। ठीक है। ठीक है। और और जो बाकी केस में तो स्पेशल ऑडिट सीरियसली। होता है वो स्पेशल ऑडिट कब होता है, अगर आपने आईटीसी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, अगर आपने वैल्यू में ओके। कोई दिक्कत क्रिएट की है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जनरल ऑडिट के साथ साथ डिपार्टमेंट तुम्हारा स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है, बट ये स्पेशल ऑडिट जो होगा वो कौन करेगा, वो सीए और सीएमए करेंगे। यस सर। और सर सेकंड डाउट है सर, सैलरी के चैप्टर में, इनकम टैक्स में, बोलो। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में सर एक लाइन है आपकी बुक में, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वन पर्सन एग्री टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू द अदर पर्सन फ्रीलांसर बेसिस। सर फ्रीलांसर बेसिस का मतलब? फ्रीलांसर का मतलब तो ये होता है कभी भी आपके लिए हम काम कर सकते हैं आके। ओके। हाँ, जैसे कई कई लोग बोलते नहीं कि फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ जी। ओके सर। हाँ। और सर एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस कौन से होते हैं सर? ये नॉन फुली टैक्सेबल होते हैं। नॉन नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस सर नॉन आपकी बुक में दे रखा है। हाँ, यस नॉन सर। प्रैक्टिसिंग अलाउंस का मतलब क्या है कि जो आपके जैसे मान लो मैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो मुझे अलाउंस मिलने चाहिए उसके अलावा मुझे कोई अलाउंस मिल रहा है। ओके। ठीक है। या मैं मतलब प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, विदाउट प्रैक्टिस मुझे कोई अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल जो अलाउंस मिलते हैं उसके अलावा अगर कोई भी अलाउंस मिलता है वो फिर वहाँ पे कवर हो गया फुली। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि मेरे अलाउंस उस फुली एग्जम्प्टेड और पार्टली एग्जम्प्टेड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वहाँ नहीं आ रहे फिर वो अलाउंस फुली टैक्सेबल बन जाता है। फुल्ली टैक्सेबल है। और सर एक क्वेश्चन था आपकी बुक में ही, सर इसमें डीए का मतलब दे रखा है बेसिक पे और डीए और कमीशन। सर इसमें एक पॉइंट लिख रखा है डीए में, डीए फॉर्म अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो सर इन्होंने ये डीए इंक्लूड कर रखा है ये, तो सर हर केस में फिर ये इंक्लूड ही होगा? हाँ, ये डीए उटोए वाला है ना, आपको मैंने कहा था उटोए का मतलब क्या है, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो अगर कोई भी डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा तो वो डीए उटोए वाला तो बन वो जाएगा। टोए वाला, हाँ ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। आगे आशीष। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आशुतोष हूँ, आशीष दूसरे का आईडी है सर, इसलिए। अच्छा, दूसरे के आईडी से क्यों आ रहे हो? सर मेरा मोबाइल खराब हो गया इसलिए। आ चलो। सर रेसिडेंशियल स्टेटस से मैं क्वेश्चन है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस में सर अपना जो ये पोएम वाली पॉइंट है ना, हम्म। कंपनी और फॉरेन कंपनी में ये पोएम वाली पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर। बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसमें जो अपना ये पोएम, ये कैसे मतलब 50 करोड़ टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, इसके बाद ये जो अपना जो डायग्राम है ना, हम्म। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मतलब इस डायग्राम में कुछ समझना है सर एक बार फिर से। नहीं, उसके अंदर तो देखो ये लिखा हुआ है कि अगर एक फॉरेन कंपनी है उसकी टर्नओवर जो है अगर वो 50 करोड़ तक है फिर तो वो हमेशा नॉन रेजिडेंट बनेगी, उस केस में तो पोएम आपको चेक ही नहीं करनी। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर वो फॉरेन कंपनी की पोयम अगर इंडिया में होगी तो वो रेजिडेंट बनेगी, पोयम अगर इंडिया से बाहर होगी तो वो एनआर बनेगी। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट कहती है कि उसकी पोयम को हम इंडिया से बाहर मान लेंगे कब, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और मे बी आपकी बुक में नोट्स में लिखी होंगी, याद अगर आपने क्लासेस ली हैं या मतलब यूट्यूब पे भी देखा, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर डाला है, उसमें 4 कंडीशन मैंने लिखवाई हैं। सबसे पहली कंडीशन तो मैंने यही यस लिखवाई है कि आपकी पैसिव इनकम जो है वो आपकी टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए। और दूसरी फिर कंडीशन आपकी जो इंडिया में एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स के 50% से कम होनी चाहिए। आपके टोटल एम्प्लॉय के लेस देन 50% आपके इंडिया में होने चाहिए। और जो एम्प्लॉय इंडिया में है उस पर होने वाला खर्चा जो है वो आपके टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये 4 कंडीशन है। और एक और कंडीशन भी है कि जो बोर्ड मीटिंग है ना, बोर्ड मीटिंग, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग आपकी इंडिया से बाहर होनी चाहिए। अब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी फिर कहीं जाकर आप ये एज्यूम करोगे कि पोयम जो है वो आपकी आउटसाइड इंडिया है। ठीक है आशुतोष? यस सर। हाँ। और सर एक एक छोटी सी और डाउट है सर, ये रेसिडेंशियल का ही है। वो जो सर शिप वाली जो है ना, शिप वाली जो अगर बंदा जो शिप पे काम कर रहा है, हाँ। उसमें से डाउट आ रहा था कि सर वो काउंटिंग, वो जो शिप लेके जाएगा और आएगा उसमें नहीं, जो व्यक्ति। जब जब जिस दिन वो शिप लेके जाएगा और जिस दिन वो शिप लेके आएगा ना, ये दोनों दिन आपके इंडिया से बाहर काउंट होंगे उस केस में। और सर उसमें था ना वो, और एक और अब थोड़ा सा थोड़ी सी बात बताया तो वो ध्यान से निकल रहा है। जो मतलब जो जहाज जो फ्लाइट से जा रहा है उसका क्या काउंटिंग था? कौन जैसे सा?
सर जैसे शिप में तो जो इंडिया जिस दिन शिप पे रहेगा और जिस दिन इंडिया में आएगा वो काउंटिंग होगी इंडिया में। नहीं, ये बट और ये प्रोविजन ही जो है ना, ये इंडियन शिप के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आप इसके अलावा किसी से भी बाहर जाते हो तो फिर तो आपके नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि ना देखो आपका आने जाने में टाइम तो शिप में ही लगता है ना, आने जाने में Yes, टाइम sir. तो शिप में ही लगेगा ना, क्योंकि शिप आपकी ऐसा तो है नहीं कि आप शिप की स्पीड देखो और आप अपनी फ्लाइट की स्पीड देखो, एयरक्राफ्ट की देखो, तो बहुत फर्क है। अच्छा, तो ये प्रोविजन तो जो है ये सिर्फ शिप वाले केस में एप्लीकेबल होगा। मतलब फ्लाइट वाले केस में ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। नहीं 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 नहीं, उस केस में तो नॉर्मल कंडीशन लगनी है। ये प्रोविजन ही सिर्फ देखो उसमें लॉ को पढ़ो ना, लॉ में क्या लिखा है, उसमें लिखा है अगर कोई इस इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल है और वो इंडियन शिप की क्रू का मेंबर है, तो उसमें कहीं पर भी उसने एयरक्राफ्ट की बात नहीं की। सर एक जीएसटी में जॉब वर्कर वाली में इसकी जॉब वर्कर वाले को सर एक बार फिर से रिवाइज करवाना, जॉब वर्कर की कॉन्सेप्ट को। जो वर्कर इसमें के हाँ बोलो। सर जॉब वर्कर में जो रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स है ना, जो वर्कर के अंदर तो ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल है, अगर वो जो वर्कर को सामान भेज रहा है, जैसे मान लो जो वर्कर का मतलब क्या होता है कि टेलर हो गया आपका जिसको आप सिलने के लिए सामान देते हो, तो अगर कोई प्रिंसिपल जो वर्कर को सामान भेज रहा है तो गवर्नमेंट कहती है उस टाइम वो सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो वर्कर से पैसे चार्ज नहीं करेगा, बल्कि जो वर्कर उससे पैसे चार्ज करेगा उस सामान को सिलने के। तो प्रिंसिपल ने जब वो जो वर्कर को दिया तो सप्लाई नहीं बना, बट वो सप्लाई तब नहीं बनेगा जब वो सामान 1 साल और 3 साल के अंदर वापिस आ जाएगा। 1 साल होता है रॉ मटेरियल के लिए और 3 साल होता है कैपिटल गुड्स के लिए। अब जो वर्कर जो भी उस पे काम करेगा, तो जो वर्कर तो सप्लाई कर रहा है आपसे पैसे चार्ज करेगा, तो जो वर्कर के हाथ में वो सप्लाई भी बनेगा। और याद करो जब आपने शेड्यूल 3 किया होगा, शेड्यूल 3 का पैरा 3 जब आपने किया होगा ना, उसमें लिखा हुआ है जो वर्कर जो भी काम करता है वो सर्विस की सप्लाई बन जाता है, तो जो वर्कर फिर उस पर सर्विस वाला जीएसटी चार्ज करेगा फिर। अगर सर ये अगर जॉब वर्कर अपने यहाँ से किसी कस्टमर को दे रहा है तो वो उसमें तो वो तो प्रिंसिपल चार्ज करेगा, क्योंकि जो वर्कर अपने हाथ से कस्टमर को देगा वो प्रिंसिपल के कहने पर ही देगा ना, क्योंकि सामान तो प्रिंसिपल का है। तो इनवॉइस जो रेज करेगा उस केस में प्रिंसिपल रेज करेगा। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। अच्छा, और किसी का डाउट जी? यहाँ पे मैंने एक बार ना चैट बॉक्स में अपने नाम लिख दो जिन जिन के डाउट्स हैं, मैं ना फिर यहाँ से बुलाता रहूंगा 1 बाय 1, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो डाउट सेशन में। तो मेरे ख्याल जितने नाम आए थे वो मैंने सबके नाम ले लिए हैं, ठीक है। शरद, अगला नाम शरद। हाँ जी शरद। शरद अपना ऑडियो वहां से अनम्यूट कर दो। हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा सर एक्चुअली आई एम ए प्रोफेशनल स्टूडेंट, तो अच्छा। सर मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई में जो सेक्शन 13 है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, उसमें जो सेकंड नंबर पॉइंट है कि सर्विस सप्लाई इन रिलेशन टू गुड वेयर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड, ये पॉइंट समझ सर। इस पॉइंट का तो मतलब ये है कि जहां पे आपको गुड्स की फिजिकल, जैसे मान लो कोई भी मशीनरी है, कोई फॉर एग्जांपल मेरे सामने मेरा कैमरा है या मेरे पास एसी है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जहां पे आप गुड्स की फिजिकल प्रेजेंस लेके जा रहे हो, मतलब जहां पे आप गुड्स साथ में लेके जा रहे हो और उसकी रिपेयर वहां पे होगी। ऐसा नहीं है, देखो दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, जैसे आपको मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, किसी ने बाहर बैठे बैठे मेरा लैपटॉप वहां से सही कर दिया, तो वो केस यहाँ पे कवर नहीं है, क्योंकि वहां पे गुड्स की फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी। ठीक है सर। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके क्लास में कोई दिक्कत आ गई, तो मैंने कहा भाई एनी डेस्क खोल लो, टीम व्यूअर खोल लो, तो मैंने यहाँ बैठे बैठे आपके लैपटॉप को एक्सेस किया और सही कर दिया। हाँ सर। तो इसमें आप गुड्स मेरे पास तो लेके नहीं आए ना। नहीं। बट अगर आप गुड्स मेरे पास लेके आओगे फिर मैं उसको सही करूंगा, तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा जो आप मुझसे पूछ रहे हो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक्चुअली दो तीन चीज और भी पूछनी थी सर। आपका पर्सनल नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है सर, नहीं, वो तो आई विद्या का है, प्रोफेशनल का। जैसे मेरा आज जो 4th डाउट सेशन है ना, वो एक्सक्लूसिव प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए ही है। ओके सर, ठीक है। ये वाला सर। हाँ, आज मेरा 4:30 बजे डाउट सेशन जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, तब उसके अंदर ही पूछ सकते हो। वैसे मेरा नंबर है 96430 वाला, लास्ट 4 डिजिट क्या? 36663। 36663। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम।
चलो जी, और बताओ जी। और किसी का कमेंट चैट बॉक्स में नाम नहीं आया शरद के बाद? और किसी को डाउट नहीं है? आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे। और डाउट तो पूछो। आशुतोष का दोबारा डाउट आया है। हाँ जी आशुतोष। सर एक बार ना यूआरएफ वाली कॉन्सेप्ट को सर एक बार यूआरएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड यूआरपीएफ फंड। यू यस आर सर। उसमें क्या इशू है? सर इस कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया है थोड़ा सा। देखो वीडियो यूआरपीएफ यहाँ से निकल गया इसका। है। सर आवाज यूआरपी आ रही? हाँ हाँ आवाज आ रही है। जी यूआरपीएफ के अंदर तो ये है, देखो यूआरपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और रिटायरमेंट, ये 4 पॉइंट हमने क्लास में किए थे। अब यस अगर सर। एम्प्लॉय की बात करता हूं तो गवर्नमेंट कहते हैं कि एम्प्लॉय यूआरपीएफ में जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा ना, तो कंट्रीब्यूशन जब वो करेगा उस टाइम उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। और 80C की कोई भी डिडक्शन यूआरपीएफ वाले केस में नहीं मिलती। मैंने क्लास में कहा भी था, क्योंकि वो अनरिकॉग्नाइज है इसलिए उसको डिडक्शन नहीं मिलती। और अगर एम्प्लॉयर ने उसके यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो जब वो कंट्रीब्यूशन करेगा उस टाइम तो कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा, तो जब इंटरेस्ट आएगा उस टाइम भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर टैक्सेबिलिटी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इसकी टैक्सेबिलिटी हम करेंगे रिटायरमेंट पर। तो जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा ना, तो रिटायरमेंट के टाइम पर जितना पैसा यूआरपीएफ का मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब जब वो रिटायरमेंट पर यूआरपीएफ मिलेगा उसके हम 4 टुकड़े करते हैं, याद करो। इस यूआरपीएफ में क्या होगा? एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट होगा वो भी होगा। अब जिसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो हम पहले टैक्सेबल कर चुके हैं ड्यूरिंग जॉब, तो वो दोबारा टैक्सेबल तो करेंगे नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कर देंगे सैलरी में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी टैक्सेबल कर देंगे सैलरी में। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो हम टैक्सेबल करेंगे अदर सोर्स में। तो बस यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि यूआरपीएफ जब रिटायरमेंट पर मिलता है उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट होता है वो हम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं, बाकी सब कुछ आपका सैलरी में ही टैक्सेबल होता है। उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का टैक्स लगता है, एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूशन करता है। नहीं नहीं, टैक्स तो सब पे लगता है ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो ड्यूरिंग जो भी लग चुका है। ओह, उसकी मतलब जो सैलरी से जो कट के गई है उस वो मतलब ऑलरेडी टैक्सेबल हो रहती है सर। हाँ, वो ड्यूरिंग जॉब ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है, तो वो रिटायरमेंट के बाद टैक्सेबल नहीं होगी दोबारा से। नहीं तो अगर दोबारा टैक्सेबल कर देंगे फिर तो डबल टैक्स लग जाएगा ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके आई जी, थिंक किसी का डाउट नहीं होगा। ओके चलो जी। और बताओ जी। हेलो हेलो, हाँ जी आकाश। सर, मेरा एक मतलब ऐसी जनरल क्वेश्चन है सर। जैसे ट्रेनी होते हैं जो जो उनको सैलरी या स्टीपेंड मिलता है, तो सर वो सैलरी मतलब सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? हाँ, वो सैलरी हेड में आएगा। ओके सर, ओके, ठीक है। चलिए, और रिद्धिका, चंचल, ज्योति, मनीषा, आपको कोई डाउट जी? और पिंकी, आपको कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? सब अच्छे से पढ़ रहे हैं? पढ़ तो रहे हैं अच्छे से? पहले तो बता दो, कम से कम सब तैयारी कर रहे हैं अच्छे से? यस सर। हाँ, मुझे पता तो लगे ना कि डाउट आपके नहीं आ रहे, क्या रीजन है, क्या इशू है। तो पढ़ रहे हो ना अच्छे से, तैयारी अच्छे से कर रहे हो ना? बिल्कुल। यस यस सर। सर। हाँ, ध्यान रखना, ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कभी। ये तो इस बार वैसे ही अच्छा टाइम मिल रहा है आपको, तैयारी अच्छे से करो। हाँ चलो, कोई डाउट तो है नहीं किसी को? सर हाँ जी साकेत। सर लीव सैलरी का एक क्वेश्चन है। लीव सैलरी का मतलब सर वो 2 और मोर एम्प्लॉयर से लीव सैलरी रिसीव करेंगे तो लिमिट को ज्यादा लिमिट के ऊपर होगा क्या? लिमिट तो ये है कि नहीं नहीं, 2 और मोर एम्प्लॉय से आपको लीव सैलरी मिल रही है तो टोटल लिमिट जो है वो आपकी 3 लाख ही रहेगी। ओके। तो उससे जैसे ना ग्रेचुटी है, लीव सैलरी है, इसकी टोटल लिमिट इंक्रीज नहीं होगी, चाहे आपको लीव सैलरी या ग्रेचुटी मोर देन 2 एम्प्लॉयर से ही क्यों ना मिल रही हो।
तो बस वहां पे वही है कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लिमिट्स कितनी रहेगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी वो 3 लाख ही रहेगी। हाँ हाँ सर, मतलब अगर किसी ने एक एम्प्लॉयर से लीव सैलरी एक बार रिसीव कर लिया, हम्म। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयर। हाँ, अगर एक एम्प्लॉयर से रिसीव हाँ कर, हाँ। अगर एक एम्प्लॉयर से, हम्म, मतलब सर सेकंड एम्प्लॉयर से भी आपने ग्रेजुएटी में कहा था कि सेकंड एम्प्लॉयर से वो रिटायर होकर कुछ ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा है तो पहली वाला लिमिट घट जाएगा। हाँ तो वही सेम लीव सैलरी में है। हाँ वो भी सेम है ना सर? यस। डाउट था इसलिए। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके जी, चलो बताओ जी, अब कोई डाउट है तो फिर यहाँ पे बैठे, नहीं तो फिर मैं भी आपके अमेंडमेंट के नोट्स बना रहा हूँ। अमेंडमेंट के नोट्स बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको मैं दिखा भी दूंगा। मैंने नोट्स इस बार कुछ अलग तरह से बनाए हैं, मतलब इस तरह से बनाए हैं कि नोट्स में अमेंडमेंट क्लास डालने से पहले ही आपको दे दूंगा। इस बार अमेंडमेंट क्लासेस मेरी सितंबर से आएंगी ना, क्योंकि जीएसटी में ध्यान रखना अमेंडमेंट्स हैं अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, या ऐसा नहीं है कि जून से काफी चेंजेस आ गए, बट हाँ अच्छी खासी अमेंडमेंट है, छोटी छोटी अमेंडमेंट क्यों नहीं, बट एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकती हैं। तो अमेंडमेंट नोट्स मैंने इस तरह से बनाए हैं कि पहले तो मैंने नोट्स बना लिए नॉर्मल, उसके बीच में ना मैंने जगह जगह पे गैप दिया है। अब वो गैप क्यों दिया है, क्योंकि जब मैं अमेंडमेंट क्लास डालूंगा और जब आप अमेंडमेंट क्लास देखोगे तो जब मैं उसमें नोटिंग कराऊंगा ना, आपने भी वहां पे नोटिंग करनी है। तो सिंपल सा क्या होगा कि प्रोविजन आपके सामने ऊपर आ जाएगा, जो क्लास नोटिंग होगी वो क्लास के अकॉर्डिंग आप देख के कर लोगे, तो नोट्स आपके बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है थैंक यू आज हमारा 9 अगस्त है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15 से 20 अगस्त तक पूरे मेरे अमेंडमेंट के कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएं। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अनाउंसमेंट मैं यूट्यूब पे कर दूंगा, तो वो नोट्स अपने पास रखना। और वो नोट्स जब मैं अमेंडमेंट क्लासेस डालना स्टार्ट करूंगा ना, उसमें प्रोविजन पहले से ही सारे होंगे, बट उस प्रोविजन को सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस जो है जब मैं अमेंडमेंट क्लास डालूंगा उसमें समझाऊंगा, नोटिंग कराऊंगा, तो वो साथ साथ नोटिंग आपने वहां पे भी करनी होगी। ठीक है नी? तो उसके प्रिंट आउट निकाल लेना, ज्यादा बड़े मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 20 30 रुपए के अंदर पूरे प्रिंट आउट आपके निकल जाएंगे, ज्यादा पेजेस की नहीं है। तो मेरे पास अभी पड़ी नहीं है इसके अंदर, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, अभी शो कर देता। तो अमेंडमेंट नोट्स पे काम कर रहा हूँ आजकल मैं, तो उम्मीद करूंगा 15-20 अगस्त तक आपके तैयार हो जाएं वो। ठीक है, और बाकी कस्टम की रिवीजन क्लास भी आएंगी, जो बच्चे न्यू सिलेबस के हैं वो भी सितंबर में आएंगी, बट पहले अमेंडमेंट क्लास डालूंगा, ताकि कम से कम ये है कि अमेंडमेंट क्लास डालने के बाद ना आपका ये हो जाएगा कि अब मेरे को अमेंडमेंट मैंने पूरी पढ़ ली है, अब मेरी फाइनल रिवीजन हो गई है बस, मतलब इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आनी। ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं कस्टम की रिवीजन क्लास जो भी आपकी होंगी वो डाल दूंगा। यूट्यूब वीडियो भी अपलोड करोगे सर अमेंडमेंट्स? बिल्कुल करूंगा चंचल जी, बिल्कुल। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, आर लिमिटेड पेज ए सैलरी 2,80,000 टू हिज एम्प्लॉय, जी अंडरटेकन द पे द इनकम टैक्स 3090, तो उसकी ग्रोस सैलरी आप उसमें टैक्स ऐड कर दो, उसमें टैक्स ऐड कर दो। 3,090 है, 30,900 है ये, मतलब जो भी आपने इनकम टैक्स पे किया उसकी सैलरी पर, तो इसमें आप ऐड, हाँ तो इसमें आप ऐड कर दोगे, वो आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी फिर, मतलब जो इसकी सैलरी 2,80,000 है, इसमें आप ये ऐड कर दोगे तो ग्रोस सैलरी आ जाएगी। आशीष कह रहे हैं 15 अगस्त को देना प्लीज सर। 15 अगस्त को क्या है? सर नोट्स 15 अगस्त को क्या है सर? हाँ इंडिपेंडेंस डे, छुट्टी है। यस, नहीं उसी दिन नोट्स देना सर। कोशिश देखो पूरी करूंगा यार, कल भी रात को मेरे को 1:30-2 बज गए नोट्स बनाने के चक्कर में। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब अमेंडमेंट्स होती क्या है, देखो अमेंडमेंट्स आती हैं एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर, तो उसमें से ना सिलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन कौन सी अमेंडमेंट आई हैं, तो वो सारी देखनी पड़ती है। बाकी कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है जी, 15 अगस्त तक आपको पकड़ा दूं, मतलब कम से कम इतना तो कर ही दूंगा कि हाँ भाई अगर मान लो 10 चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है तो 6-7 चैप्टर के अमेंडमेंट आपको 15 अगस्त को ही दे दूं मैं, बाकी 2-3 चैप्टर की फिर डे बाय डे मैं आपके डालना स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो फिर चलें जी, अब कोई अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर मुलाकात करेंगे 12:30 बजे। और अपने दोस्तों को भी बता दिया करो कि भाई डाउट सेशन है, मैंने पहले भी कह रखा है कि चाहे मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े, डाउट लेने में कुछ किसी का नहीं जा रहा, ये तो आपके फायदे की बात है ना। सिंपल सी बात है, आपके मन में कोई डाउट है, आपका सोल्व नहीं हो पा रहा, तो मैं स्पेशली यहाँ पे सोल्व करने के लिए आता हूँ। उसके बाद फिर बच्चे मुझे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैसेज कई बार करते हैं कि सर डाउट हम कैसे लें, तो कई बच्चों को अभी यही नहीं पता कि संडे को 4-5 डाउट सेशन होते हैं। तो जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो मुझसे पढ़े हैं
या नहीं पढ़े, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी से जरूर बनती है कि उनको जरूर बताया करो कि भैया संडे को डाउट सेशन होते हैं, कोई भी तुम्हारे डाउट है आप संडे को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी फिर मिलूंगा जी मैं 12:30 बजे। ठीक है, बाकी फिर मैं 12:30 बजे मिलता हूं। अब जिन जिन के जो डाउट्स अगर पेंडिंग है या उनके बीच में कोई ध्यान आते हैं तो 12:30 बजे दोबारा से मिलूंगा। और बाकी और अगर किसी के डाउट है तो उनको बता देना कि अगला सेशन फिर हमारा 12:30 बजे होगा। ठीक है, मीटिंग आईडी मैंने दे रखी है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है वीडियो, उसके अंदर मीटिंग आईडी है, और मैंने अपने मेरे ख्याल से व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाई हुई है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर मुलाकात करते हैं जी 12:30 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।